welcome you all to Law Sikho. So this week in our legal essay series we are going to discuss about Lakshadweep issue and why are the islanders protesting against the recent law reforms. तो आज हम लक्षद्वीप में जो कंप्लीट इंसिडेंट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लॉ रिफॉर्म्स लाए गए हैं जिसको देखते हुए वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स है ये इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें कई अलग अलग तरीके से जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग मीडियम से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है इस लॉ रिफॉर्म्स को लेकर। तो ट्विटर पे अगर हम देखें तो हैशटैग सेव लक्षद्वीप से आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है। उसके साथ में अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर भी हमें ये देखने को मिल रहा है। तो क्या है ये पूरा इशू, उससे पहले हम जानेंगे इस आइलैंड के बारे में। लक्षद्वीप ये एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। 26 छोटे छोटे आइलैंड्स का, छोटे छोटे द्वीपों का ये एक कंप्लीट यूनियन टेरिटरी है। तो इनमें से 36 जो यहाँ पे आइलैंड्स हैं उन सारे आइलैंड्स पे लोग रहते भी नहीं है। केवल 10 ही ऐसे आइलैंड्स हैं यहाँ पर जो कि इनहेबिटेंट है, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। अब बात आती है कि इंडिया का क्या ये पहले से हिस्सा था? हाँ, ये इंडिया का पहले से हिस्सा था। जब मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसमें जो मलबार डिस्ट्रिक्ट था उसी का इसे पार्ट माना जाता था। उसके बाद में जब केरला का फॉर्मेशन हुआ 1956 में, उसके बाद में लक्षद्वीप को एज ए यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला। अब यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि केरला में भी लक्षद्वीप का जो पूरा इशू है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट केरला में भी देखने को मिल रहा है। तो केरला का तो ये पार्ट अभी है भी नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली जैसे केरला का ये पार्ट रहा है। उसके बाद में अगर हम देखें मैप में तो केरला के काफ़ी ज़्यादा पास है लक्षद्वीप। तो जो भी एसेंशियल चीज़ें रहती है ये सारी लक्षद्वीप को केरला से ही सप्लाई होती है। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लक्षद्वीप की अगर हम प्राइमरी लैंग्वेज देखें, यहाँ की अगर प्रिंसिपल लैंग्वेज अगर हम देखें तो वो है मलयाली। और उसके अलावा द्वीप भाषा और महाल जो कि मलयालम के ही डायलेक्ट्स माने जाते हैं वो यहाँ की मेन लैंग्वेज है। तो भाषा के इससे भी केरला से काफ़ी लक्षद्वीप जुड़ा हुआ है। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें, रीजन के हिसाब से देखें तो केरला को तो लक्षद्वीप को तो पहले केरला का ही हिस्सा माना जाता था। अब बात आती है यहाँ की डेमोग्राफी की। अगर यहाँ की डेमोग्राफी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है करीब 95 to 96% जो पॉपुलेशन है ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, मतलब आदिवासी जनसंख्या यहाँ पर है। रिलीजियस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 96.6 जो % पॉपुलेशन है ये मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती है। करीब 3% के आसपास, 3% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है और बाकी अदर यहाँ पर रिलीजन्स है। तो बात ये आती है कि कौन से लॉ रिफॉर्म्स है जिसको देखते हुए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट, इतना ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है हमें लक्षद्वीप में। तो 4 मेन रेगुलेशन और एक्ट यहाँ पर लाए गए हैं। सबसे पहला है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट जिसे गुंडा एक्ट भी कहते हैं, थर्ड है पंचायत रेगुलेशन 2021 और फोर्थ है एनिमल प्रोटेक्शन के लिए लाया गया लक्षद्वीप एनिमल प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये 4 मेन जो लॉज लाए गए हैं लॉ रिफॉर्म्स के नाम पर, इनको ही देखते हुए इनका ही काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके अलावा भी 1-2 पॉइंट है जिनका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो लॉ है ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में जो यहाँ पर या तो गवर्नर नहीं होते तो उनकी जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और कुछ टेरिटरीज में कुछ यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक है, यहाँ पर कोई एलजी नहीं होते हैं। ना ही लक्षद्वीप की अपनी कोई असेंबली है जैसे पौंडीचेरी और दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। तो जो लैंड एक्विजिशन पावर है गवर्नमेंट की यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर की, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल के पटेल, उन्हीं के द्वारा ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 लाया गया है। शॉर्ट में LDAR हम इसे कहेंगे। तो यहाँ पर ये पावर देता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कोई भी डेवलपमेंट पर्पस के लिए या टाउन प्लानिंग पर्पस के लिए वो लोकल रेसिडेंट को, किसी भी आइलैंडर्स को यहाँ पर रिमूव या रिलोकेट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से।
इसी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनका कहना ये है कि जब आप इतना इम्पोर्टेंट लॉ लेकर आए, ठीक है, डेवलपमेंट की बात अपने आप में सही है, टाउन प्लानिंग की बात अपने आप में सही है, लेकिन इसमें जो पावर मिला हुआ है कि लोकल रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा, रिलोकेट कर दिया जाएगा उनकी प्रॉपर्टी से, तो आप ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, वो भी विदाउट कंसल्टेशन। एक बार हमसे कंसल्ट कर लेते, लोकल रेसिडेंट से बात कर लेते, तो यहाँ पर आप विदाउट कंसल्टेशन लेकर आ गए हैं, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद इनका ये भी कहना है कि अब जैसे अगर हम लक्षद्वीप देखें तो लक्षद्वीप अपने आप में एक आइलैंड है, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड है। प्राइमरी सेक्टर के लिए यहाँ पे फिशरीज है, मतलब मत्स्य पालन है, तो बहुत सारे जो हाउस होल्ड या जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है ये हमको सी के आसपास देखने को मिलती है। अब मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो लोग हैं वो आदिवासी है, जो कि यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, तो लंबे समय से जो अपना प्रोफेशन चलाते आ रहे हैं वही इनका प्रोफेशन चल रहा है, तो इनकी काफ़ी स्मॉल होल्डिंग है एसटी रेसिडेंट्स की यहाँ पर। तो एक डर इन्हें ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग्स है उसको यहाँ से हटा देगा, मतलब उनकी लैंड से, उनके रोजगार से, उनकी जो लाइवलीहुड है उससे हाथ धो बैठेंगे। ये भी एक डर लोकल रेसिडेंट्स के अंदर है, जिसको देखते हुए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके अलावा इनका ये भी बोलना है कि यहाँ की जो इकोलॉजी है, अगर यहाँ पे आप डेवलपमेंट करते हैं, अनचेक्ड डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, टाउन प्लानिंग अनचेक्ड टाउन प्लानिंग होती है विदाउट इन्वायरमेंट असेसमेंट, तो हमारी इकोलॉजी जो है हमारे आइलैंड की वो अपने आप में डिस्टर्ब हो सकती है। और इकोलॉजी अगर डिस्टर्ब होंगी तो जैसे इनका प्राइमरी इनकम सोर्स जो फिशरीज पे डिपेंड करता है, जो प्राइमरी सोर्सेज पे डिपेंड करता है, वो अपने आप में खतरे में आ जाएगा, वो अपने आप में डेंजर में आ जाएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट रहा लैंड एक्विजिशन पावर से रिलेटेड। जो दूसरा पॉइंट है वो है एंटी गुंडा रेगुलेशन। एंटी गुंडा रेगुलेशन में यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज रहती है उनके प्रिवेंशन के लिए ये रेगुलेशन लाया गया है। तो यहाँ पे बात की गई है कि किसी भी पर्सन को डिटेन करने की पावर एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ जाएंगी फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि विदाउट रीजन बताए वो आपको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए डिटेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगता है कि कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हुई है आपकी तरफ से, तो यहाँ पे 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक आपको डिटेन कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये डिटेंशन विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक अनचेक्ड पावर है, इसी को देखते हुए प्रोटेस्ट हो रहा है। इनका कहना ये है कि हमारा कोई जो टेरिटरी है ये कोई ऐसा स्टेट या ऐसी सिटी या ऐसा यूनियन टेरिटरी नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम है। इवन अगर आप यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में अगर देखें तो लक्षद्वीप वो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे अपने आप में लोवेस्ट क्राइम रेट्स है। तो आप ऐसा एक्ट अपने आप में क्यों, ऐसा लॉ अपने आप में क्यों लेकर आ गए हैं। इसके अलावा काउ स्लॉटर और बीफ की बात करें तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो पॉपुलेशन है एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है इनका अगर लंबे समय से हम अगर ईटिंग हैबिट्स देखें तो नॉन वेज पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया में नहीं है, कृषि नहीं होती है यहाँ पर। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर इनकी ईटिंग हैबिट्स में हमेशा नॉन वेज रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलते हुए लॉ लेकर आई है कि हम जो स्लॉटर है काऊ, काफ, बुल और बफेलो का, इसको हम स्लॉटर को हम बैन करेंगे। आप विदाउट सर्टिफिकेट आप स्लॉटर कर ही नहीं सकते हैं। साथ ही बीफ और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप सेल नहीं कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आप और उनका स्टोरेज भी नहीं कर सकते हैं। अब इंडिया के कई स्टेट्स में कई जगह यहाँ पर हमको बीफ पर बैन देखने को मिलता है, काऊ, बफेलो इनके स्लॉटर पर बैन देखने को मिलता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो कंट्री है ये प्राइमरी लेवल पे अगर हम देखें तो ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। आज भी जो हमारी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए जो एनिमल हैं उनका काउंट कम ना हो, इसके लिए स्लॉटर पे बैन लाया गया है। इसके पीछे ये एक रीज़न है, एक लॉजिकल रीज़न इसके पीछे ये है। अब यही अगर प्रिंसिपल आप लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पे अगर अप्लाई करेंगे तो अपने आप में वो उतना जस्टिफाइड नहीं होता, ये बोलना है रेसिडेंट्स का। साथ ही साथ रेसिडेंट्स का ये भी बोलना है कि लंबे समय से हमारे कल्चर जो है, ईटिंग हैबिट्स जो है, आपको उसके बारे में पता नहीं है, और अगर आप ऐसा लॉ लाते हो तो ये हमारे कल्चर और ईटिंग हैबिट का एक इन्फ्रिंचमेंट है। मतलब आप हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है आप कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब
कर रहे हैं, हमारे कल्चर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आपने एक भी बार इसका भी कंसल्टेशन लोकल बॉडी से भी नहीं करा, इवन जो इलेक्टेड लोकल बॉडीज है, द्वीप पंचायत जो है, उससे भी आपने कंसल्टेशन नहीं किया हुआ है। अगला जो रिफॉर्म है ये है 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जैसे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टेट्स में जो पंचायत है, वहाँ पर अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपके 2 बच्चों से ज़्यादा, 2 चाइल्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही चीज़ जो है वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने लक्षद्वीप में भी अप्लाई करने का सोचा है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत इलेक्शन अगर आपको लड़ना है तो आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। और अगर एग्जिस्टिंग में अगर आपके 2 बच्चे हैं तो ठीक है, आप लड़ सकते हैं, लेकिन जो हमने डेट सेट करी उसके बाद में अगर आपका कोई भी चाइल्ड होता है और आपके बच्चों का काउंट जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाता है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने से लेकर। अब यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं एनसीपी के, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जैसे मैंने बताया लेजिस्लेटिव असेंबली तो यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे पंचायत है, ग्राम पंचायत है, द्वीप पंचायत जिसे कहते हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस की है। तो इलेक्टेड जो मेंबर्स है उनकी तरफ से यहाँ पर इस मोटिव को क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपने किस मोटिव से लेकर आए हैं, क्योंकि लक्षद्वीप कोई ऐसा यूनियन टेरिटरी नहीं है या ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो एकदम अनकंट्रोल्ड है। 36 आइलैंड्स है जैसे हमने जाना, उनमें से केवल 10 ही आइलैंड्स है जो जहाँ पर लोग रहते हैं। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी को भी क्वेश्चन किया है रेसिडेंट्स ने। उसके अलावा इन 4 जो लॉ रिफॉर्म्स है उनके अलावा लीकर से रिलेटेड भी यहाँ पर एक रिफॉर्म लाया गया है। तो अगर हम प्रेजेंट में देखें तो लक्षद्वीप में केवल बनग्राम आइलैंड जो है यहाँ पर एक रिसोर्ट है, केवल उसी में लीकर सर्व की जाती है। मतलब अगर प्रेजेंट लॉ अगर हम देखें तो केवल ऐसे ही आइलैंड में लीकर सर्व की जा सकती है, ऐसे आइलैंड के रिसोर्ट्स में लीकर सर्व की जा सकती है जहां पर कोई लोग नहीं रह रहे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम अभी उन आइलैंड में भी लीकर अलाउ करेंगे जो कि जहां पर लोग रहते हैं, जो कि आइलैंड इनहैबिटेड है, उन रिसोर्ट्स में भी हम यहाँ पर लीकर अलाउ करेंगे। रेसिडेंट्स का कहना ये है कि हमारा जो आइलैंड है यहाँ पे अगर आज की हम कंडीशन देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लीकर बैन है। अगर आप रिसोर्ट्स में, उन रिसोर्ट्स में लीकर अलाउ करते हैं जो कि इनहैबिटेंट है, जहाँ पे लोग रहते हैं, उन 10 आइलैंड में अभी आप लीकर अलाउ करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की आदत बिगड़ जाएंगी, लीकर का सेल जो है आइलैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि अभी एक नियर प्रोहिबिशन कंडीशन में है। तो ये उनके रेसिडेंट्स की आदत, जो उनके यंग पॉपुलेशन है उनकी आदत बिगाड़ देगी। तो इसी को देखते हुए रेसिडेंट इस एक स्टेप का भी यहाँ पर विरोध, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है लॉ रिफॉर्म्स के अलावा जो है, अगर हम दिसंबर तक लक्षद्वीप के अगर हम कोविड पेशेंट्स का काउंट देखें तो ये ग्रीन जोन का इसे टैग मिला हुआ था, और यहाँ पर जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनका कंपलसरी RT-PCR टेस्ट का प्रोविजन था। लेकिन दिसंबर के बाद में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड SOP जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक रिलैक्सेशन दे दिया, जिसके कारण अगर हम आज के नंबर्स देखें तो 7000 का जो मार्क है एक्टिव केसेस का वो क्रॉस हो चुका है लक्षद्वीप में। उसके अलावा यहाँ पर अराउंड 28 डेथ भी हमें देखने को मिलती है कोविड-19 से रिलेटेड। तो इन सारे जो हम लॉ रिफॉर्म्स है और ये जो सारे जो रैपिड यहाँ पर चेंजेस लाए गए हैं उसको देखते हुए यहाँ के खासकर जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल, इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे यूनियन टेरिटरीज है तो इनको गवर्न करने का जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे हमको पता है बीजेपी है। तो बीजेपी की जो यूनिट है लक्षद्वीप की, इवन उनके जनरल सेक्रेटरी ने भी यहाँ पर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल की तरफ, उसका प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने भी एक लेटर यहाँ पर गवर्नमेंट को लिखा है। तो चलिए आगे आने वाले समय में देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने जो फैसले है उस पर बना रहता है, क्या जस्टिफिकेशन देता है जो लॉ रिफॉर्म्स लाए हैं उनका, और लोगों का क्या यहाँ पर बोलना, क्या प्रोटेस्ट ये कंटिन्यू रहते हैं, ये तो आगे आने वाले समय में हम जानेंगे। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।